कौन सी वजूहात होती हैं जो हमारे गले को ख़राब करती है, हमारी आवाज़ को ख़राब करती है। माह रमज़ान में हम ठंडे मशरूबात बहुत ज़्यादा पीते हैं, जैसे अब गर्मी है तो फिर हम शकमंजी का इस्तेमाल। जैसे आपने कहा कि जी गले में खराश हो जाती है या आवाज़ बैठ जाता है या बार बार पेशेंट को ना स्पेशली रमज़ान में महसूस होता है कि मोस्ट कॉमन काज जो देखा गया है ये वो पेशेंट होते हैं जिनको आम नज़ला ज़ुकाम लग जाए, फ्लू वगैरह लग जाए, तो उसकी वजह से तो इसको आप रमज़ान में ख़ास एहतियात रखें। आपका नाक साइनस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पानी वगैरह देखिए इवन हल्का सा गर्म करके पानी पी लेते हैं। तो जब भी आपने दूध लेना है, आपने पानी लेना है तो आप पहले ले लें, तो इससे जो है ना गला आपका ओवरऑल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या ओएस हेल्थ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सादिया बुखारी। नाज़रीन, गला किस वजह से ख़राब होता है और उसकी क्या वजूहात होती हैं और इससे कौन सी बीमारियाँ लग सकती हैं, और रमज़ान मुबारक में जो हम अक्सर ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ ENT सर्जन डॉक्टर तारिक साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आए। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर, मुझे बताइएगा कि सबसे पहले आगाज़ करते हैं गले से कि कौन सी वजूहात होती हैं जो हमारे गले को ख़राब करती है, हमारी आवाज़ को ख़राब करती है। जैसे आपने कहा कि जी गले में खराश हो जाती है या आवाज़ बैठ जाता है या बार बार पेशेंट को ना स्पेशली रमज़ान में महसूस होता है कि गले में ना कोई अटकी सी चीज़ महसूस होती है, वो बार बार गले को ना साफ़ करना पड़ता है करते रहते हैं। इसे हम मेडिकल टर्म में हाकिंग साइन हम कहते हैं। अच्छा। तो बुनियादी तौर पे ये वो पेशेंट होते हैं जो अक्सर OPDs में आते रहते हैं। रमज़ान में ये वाले पेशेंट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ पेशेंट कहते हैं कि सर मुँह से ना स्मेल आना शुरू हो जाती है और गले के अंदर फंसी कोई चीज़ अटकी सी महसूस होती रहती है, गले के अंदर ना जलन सी महसूस होती है, गले के अंदर कोई ऐसे लगता है जैसे मिर्चें वगैरह हमें लगती रहती हैं। तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज जो देखा गया है ये वो पेशेंट होते हैं जिनको आम नज़ला ज़ुकाम लग जाए, फ्लू वगैरह लग जाए, तो उसकी वजह से नाक साइनस में कोई प्रॉब्लम हो, नाक से कोई कीड़ा गिरता हो, जिसे हम कहते हैं पोस्ट नेज़ल ड्रिबलिंग कहते हैं। वो कीड़ा गिरता रहता है तो गले के अंदर ना छोटे छोटे दाने से बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रेन्युलर फेरेंजाइटिस। अच्छा। एक तो वो वजूहत होती हैं, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो साइनस की ब्लॉक हो, उसकी वजह से भी ना आवाज़ बैठ जाता है, खराश होती है, फाउल स्मेल आना शुरू हो जाती है। दूसरे वो पेशेंट होते हैं जिनको मैदे का प्रॉब्लम होता है, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स कहते हैं। मैदे की जो एसिडिटी है वो जाके ना गले को लगती है, तो उस वजह से भी इचिंग, खराश, अल्टीमेटली छोटे छोटे दाने से बन जाते हैं। उसकी वजह से भी ना ग्रेन्युलर फेरेंजाइटिस वगैरह बन जाते रहते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जो स्पेशली इस्तेमाल करते हैं कोल्ड, ऑयली, स्पाइसी, फास्ट फूड, जंक फूड, ये चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं, उनमें भी ये चीज़ें होती रहती हैं। तो ये तमाम जो अशिया हैं इस्तेमाल करते रहते हैं, चाहे जैसे उम्मन हमारे यहाँ सहरी के टाइम पे आप लेंगे, पराठे लेंगे, आपकी बेहताशा दही इस्तेमाल करेंगे, मूंग पाई इस्तेमाल करेंगे, उस वक्त कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करते रहेंगे साथ साथ में। तो ये जब आप चीज़ें इमीडिएटली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, फिर ऊपर से चाय भी पी लेंगे। आप जब देखते हैं अफ्तारी में, आपने मोस्टली देखा होगा अफ्तारी में कि बेहताशा चिल किस्म का मशरूबात इस्तेमाल कर लेते हैं। इमीडिएटली आप देखेंगे कि पकौड़े स्टार्ट हो जाएंगे, समोसे स्टार्ट हो जाएंगे, आपके इन एडिशन रोल इस्तेमाल हो जाएंगे, साथ साथ आप देखते रहेंगे कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें जब आप लेते हैं कोल्ड, ऑयली, स्पाइसी, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये पेशेंट को फिर थोड़े ही टाइम के बाद फील हो जाती है इचिंग, खराश, फ्लू, खांसी, ये सारे सिम्टम। अच्छा, ये सिम्टम्स जो हैं वो तली हुई चीज़ों से स्टार्ट होते हैं? हाँ, यानी कि एक वो नाक साइनसिस की वजह से, दूसरा मैदे की एसिडिटी की वजह से, तीसरा जो हम इनटेक करते हैं चाहे सहरी के टाइम पे या इफ्तारी के टाइम पे, तो ये फिर चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो कि रमज़ान मुबारक का महीना भी चल रहा है, तो पानी का इनटेक कितना ज़्यादा करना चाहिए, और पानी से भी गले की जो है वो खराश ज़्यादा होती है, ये कम हो जाती है? हाँ, जैसे हमने कहा कि ये चीज़ें जब पेशेंट को रमज़ान में हो जाती हैं, तो डेफिनेटली फिर ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि आपको उमूमन ही एलर्जी रहती है या उमूमन ही वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको आप रमज़ान में ख़ास एहतियात रखें। आपका नाक साइनस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं आप रात के टाइम पे ना स्पेशली सोते वक्त एक एंटी एलर्जिक वगैरह ले लें। अच्छा। नाक में थोड़ा सा ना स्प्रे वगैरह करें, जिससे पोस्ट नेज़ल ड्रिबलिंग नहीं होनी चाहिए।
नाक साइनस आपका ना खुला रहना चाहिए, आप इजी रहें, कंफर्टेबल रहें। दूसरा पेशेंट जिनको ये मैदे का प्रॉब्लम रहता है, स्पेशली जो ओबीस पेशेंट होते हैं, मोटे पेशेंट्स होते हैं, उसमें ज़्यादा चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को फिर हम कहते हैं आप अपना वेट रिडक्शन करें, वज़न आपका कम होना चाहिए। दूसरे नंबर पर हम कहते हैं आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, योगा वगैरह आप इस्तेमाल करें। कम से कम 20 से 30 मिनट्स आपकी ना डेली आपकी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। जिससे आपका ना इन एडिशन फिर पेशेंट को हम डाइट के लिए भी हम कहते हैं कि इवन रमज़ान है तो आप सहरी है, अफ्तारी में हम स्पेशली कहते हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक वो आप कम कर दें। ठीक है। ठीक है ना, आप जो तैयब चीज़ें हैं वो आप इस्तेमाल करें, गैर तैयब चीज़ें आप अपने आप से निकाल दें। तैयब चीज़ें जो बेसिकली ज़मीन से चीज़ें निकलने वाली होती हैं वो आप इस्तेमाल करें। आपने इस्तेमाल करना है, आप सादा पानी इस्तेमाल करें। ठीक है। आपने इस्तेमाल करें, आप फल ले लें, आप फ्रूट चाट वगैरह ले लें, ठीक है ना, आप खजूर वगैरह ले लें। दिस इज़ द बेस्ट। पानी है तो नॉर्मल है, हल्का सा गर्म करके आप लें। इससे आपका ना आवाज़ नहीं बैठा रहेगा, आवाज़ में होर्सनेस वगैरह नहीं रहेगी, वोकल कॉर्ड के ऊपर जो कंजेशन होती है वो आपकी नहीं रहेगी। ठीक है। और इन एडिशन ऐसे पेशेंट को फिर हम कहते हैं कि साथ साथ में ना पीपीआई की मेडिकेशन लें, जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, क्योंकि एसिडिटी जब सेटल हो जाती है तो वोकल कॉर्ड के ऊपर जो कंजेशन होती है, सोजन होती है, वो नहीं रहती, तो आवाज़ बैठा नहीं जाता। कोल्ड ड्रिंक्स जब नहीं लेंगे तो आवाज़ बैठा नहीं रहता, ऑयली चीज़ें नहीं लेंगे तो आवाज़ बैठा नहीं रहेगा। मतलब सादे पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़रा ज़्यादा रखें। एग्जैक्टली। अच्छा सर, एक चीज़ और कि माह रमज़ान में हम ठंडे मशरूबात बहुत ज़्यादा पीते हैं, जैसे अब गर्मी है तो फिर हम सकवंजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जामे शीरी, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। कितना ज़्यादा ये वोकल पे भी असर करती है, और अगर इस तरह का इशू हो जाता है तो इसके ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता है? उसमें जैसे रमज़ान में है, एक तो जैसे हम कहते हैं कि आप सादा पानी इस्तेमाल करें, आम गर्मी में भी है। आप देखें जितने भी बाहर के जो लोग हैं, स्पेशली चाइनीज़ हो गए, मलेशियन हो गए, उनकी इंटेक पर आप देखें कभी भी स्पाइसी फास्ट फूड चीज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप जब भी आप पानी वगैरह देखें, इवन हल्का सा गर्म करके पानी पी लेते हैं। तो जब भी आप चिल्ड किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, आइस इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड इस्तेमाल करते हैं, वो गले के जो वोकल कॉर्ड से वहाँ पे कंजेशन हो जाती है, वहाँ पे सोजन हो जाती है, तो अल्टीमेटली वो होश वाइस हो जाता है, आवाज़ बैठ जाता है। तभी हम मना करते हैं कि आप कोल्ड चीज़ें इस्तेमाल ना करें, मशरूबात ठंडी इस्तेमाल ना करें। आम भी गर्मी में आप अपने आप को ना बॉडी को नॉर्मल पानी पे रखें। सर, क्या कहा ये भी जाता है कि जब आप गर्म पानी पीते हैं वो भी गले के लिए अच्छा होता है, और गर्म पानी मुसलसल पीना भी चाहिए। ये भी बताइएगा कि माह रमज़ान में लोग अक्सर सुबह के टाइम जो है वो सहरी ख़ास तौर पे उस टाइम भी गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं और शाम में भी करते हैं, तो क्या ये हमारे लिए इफ़ेक्टिव है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इवन हम कहते हैं कि सहरी से पहले भी ना आप सहरी इंटेक करें, एक आधा गिलास पानी का पी लें। ठीक है ना, 2 से 3 गिलास आप सहरी लें। गर्म पानी या सादा? सादा लें, हल्का सा गर्म करके लें। दिस इज द बेस्ट फॉर योर वाइफ। इसे आप थ्रू आउट रमज़ान में आप देखेंगे गला नहीं बैठेगा, गले में चिंग नहीं होगी, खराश वगैरह नहीं होगी। सहरी में तो आप सादी रोटी लें, 1 बाउल आप ले लें, आप योगर्ट का ले लें, ठीक है ना। आपने चाय लेनी है तो आप आधा कप बेशक आप चाय का ले लें, जो भी घर में सालन बना हुआ है, ये चीज़ें। खाने के बाद फ़ौरन आप पानी ना लें। हमारी ये मिसकॉन्सेप्ट होती है कि जी वो फुल करें मैदे को, इस सारा दिन आपका ना इस्तेमाल होता है, तो खाना खा के फिर हम पानी पी लेते हैं, खाना खा के फिर हम इवन दूध पी लेते हैं, खाना खा के फिर हम दूसरा तीसरा चौथा गिलास पी लेते हैं। ये हम सख्ती से मना करते हैं कि मैदे को आप डाइजेस्टिव सिस्टम करने दें, फुल हाजमा दें। एंजाइम्स जितनी भी हैं, जितना खाना ठोस होता है, जितना कंसनट्रेट होता है, उतना वो एक्टिवेट होते हैं, उतना आपका हाजमा अच्छा होता है। तो आपने दूध लेना है, आपने पानी लेना है, तो आप पहले ले लें, तो इससे जो है ना गला आपका ओवरऑल ठीक रहेगा। इस तरह अफ्तारी में भी हम कहते हैं पानी लें, खजूर लें, फिर आप फ्रूट चाट ले लें, कभी कभार आप दही वड़े आपने इस्तेमाल किए, पानी पहले ले लें, नमाज पढ़ ली, उसके बाद खाने के बाद पानी का इस्तेमाल ना करें। एग्जैक्टली, तरावीह से पहले आप बेशक खाना खा लें, तो फिर दरमियान में जो भी गैप बन जाता है उसके दौरान आप अपने आप को इनटेक रखें, क्योंकि 8 से 10 गिलास आपकी बॉडी के लिए नीड है। तो वो आप एक आधा गिलास लेते हैं, सारा दिन डिहाइड्रेट रहते हैं, फिर आप रोज़ा रख लेते हैं तो फिर भी आप डिहाइड्रेट रहते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि तरावीह और सहरी की जो दरमियान टाइम है उसमें कोशिश करें इनटेक ज़्यादा हो आपका,
उससे आप ना पूरा दिन आप हाइड्रेटेड रहेंगे, अपने आप को बड़ा और आपका comfortable गला जो है वो ठीक रहेगा। ठीक रहेगा। अच्छा सर, बच्चों की बात करें तो अक्सर बच्चों के साथ भी ये इशू होता है कि बच्चों की गले में ख़राश हो जाती है, बच्चों को ज़ुकाम हो जाता है और गले में बहुत ज़्यादा ख़राश रहती है, उसकी क्या वजह होती है? और सम टाइम ड्राई कफ का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, स्मेल भी आने लग जाती है, ये क्या वजह है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, ये असल में यही बच्चे होते हैं जो आप देखेंगे कि बच्चे आए दिन, छोटे छोटे बच्चे थंब सकिंग करते हैं। अच्छा। ठीक है, वो बच्चे जो है ना बॉटल फीडिंग इस्तेमाल करते रहते हैं, उसकी वजह से जो है ना गले के अंदर टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, टॉन्सिल का इन्फेक्शन आए दिन रहता है। अब या बच्चे मिट्टी वगैरह लेते रहते हैं, उसकी वजह से भी ना उनको नाक साइनस का इन्फेक्शन होता रहता है, फ्लू लगा रहता है, तो अल्टीमेटली गले में खराश रहती है, गले में इचिंग होती है, गला बंद बंद सा महसूस होता रहता है। तो इस वजह से मना करते हैं कि बच्चे को आप इनटेक देना है तो आप बॉटल फीडिंग ना दें, बच्चे को मना करें कि मुंह में थंब सकिंग ना करें, बच्चे को करें कि आपने फल फ्रूट्स लेने हैं तो स्पेशली हाइजीनिक करके लें, वॉश करके लें। इससे अक्सर बच्चों के गले ख़राब रहते हैं, बार बार ख़राब हो जाता है, बार बार खांसी हो जाती है, फिर उसको हम एंटीबायोटिक हम देते हैं, बेतहाशा एंटीबायोटिक हम देते हैं। तो वन ऑफ द मेजर रीज़न जो ड्राई कफ की होती है, मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, रिफ्लक्स आता रहता है, अल्टीमेटली ड्राइनेस हो जाती है, वो ड्राई कफ रहती है। ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को फिर हम एंटीबायोटिक भी हम अवॉइड कराते हैं कि आप एंटीबायोटिक आप ना लें। तो बच्चों की ये जो प्रिवेंटिव मेजरमेंट है वो करनी चाहिए, ठीक है। एहतियात करनी चाहिए, और जो है ना उससे इंशाल्लाह चीज़ें सेटल हो जाती हो हैं। जाएंगी। अच्छा सर, अगर बड़ों की बात करें, अभी आपने बच्चों की बात की है कि आप एंटीबायोटिक देते हैं जिससे गला जो है वो खुश्क हो जाता है, कफ तो ठीक हो जाती है और ड्राई कफ रहती है और जलन रहती है। इसका हल क्या है? अगर बड़ों के लिए देखा जाए तो बड़े ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें और मेडिसिन से हट के, क्योंकि मेडिसिन तो हमेशा हमें नुकसान ही पहुँचाती है, आखिर उसका इस्तेमाल हम कब तक कर सकते हैं? ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ और ऐसी कौन सी केयर हमें करनी चाहिए बड़े भी और बच्चों के लिए भी, कि जो उनके गले को ख़राब ना करें, उनके गले को डिस्टर्ब ना करें? हाँ, वन ऑफ द मेजर काज जो ड्राइनेस रहती है, उसमें गले के अंदर जो छोटे छोटे दाने से बन जाते हैं, इचिंग होती है, खराश होती है, अल्टीमेटली ड्राई कफ रहती है, लंबे अरसे तक रहती है। अच्छा, ये वो पेशेंट होते हैं जो एक जगह से एंटीबायोटिक ली 8 दिन 10 दिन, फिर दूसरी जगह से एंटीबायोटिक ली, फिर तीसरी जगह से एंटीबायोटिक ली, बेतहाशा एंटीबायोटिक लेने की वजह से भी मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। उसकी वजह से भी ना आपको खांसी ड्राइनेस रहती है एक, और दूसरा जैसे मैंने कहा था कि पोस्ट नेटल ड्रिबलिंग होती रहती है, उसकी वजह से भी खांसी रहती है। तीसरा जो हम इनटेक वगैरह इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट को हम फिर मना करते हैं, आप एंटीबायोटिक कोई भी ना लें। एंटीबायोटिक आप लेते रहते हैं, मुसलसल लेते रहते हैं, अल्टीमेटली मैदा आपका डिस्टर्ब हुआ है। अब मैदा डिस्टर्ब हुआ उसकी साइड इफ़ेक्ट की वजह से ना आपका गला ख़राब हुआ है, अब ड्राइनेस आ रही है। तो ऐसे जो भी हमारे पास पेशेंट ओपीडी में आते हैं, जिनको बुखार नहीं है, जिनको प्रोडक्ट कफ नहीं है, जिनको फ्लू नहीं है, जिनको हाई ग्रेड फीवर नहीं है, नो नीड ऑफ एंटीबायोटिक एट ऑल। जस्ट खुशक खांसी है तो उसमें हम कहते हैं कि मैदे की मेडिकेट हम कर लेते हैं कि जिससे रिफ्लेक्स वगैरह ना हो। साथ में उसको प्रिवेंटिव मेजर कहते हैं कि आप हनी वगैरह ले लें, आप सूप ले लें, आप यखनी वगैरह ले लें, आप आधा चम्मच उबले हुए पानी में डाल के उसकी स्टीम वगैरह ले लें। अच्छा। आप स्प्रे करें जिससे आपके ना नाक साइनस वो आपका खुला रहना चाहिए आपका। और एंटीबायोटिक ना लें, मैक्सिमम हम एक कोई एंटीहिस्टामिन दे देते हैं, नाक के लिए स्प्रे देते हैं जाके जिससे आपको साइनस आपका क्लियर है। साथ में मेडिकेशन देते हैं मैदे की, क्योंकि आपने बेतहाशा एंटीबायोटिक ली हुई है, 2-2 3-3 हफ्ते 1-1 माह तक ली हुई है, मुख्तलिफ एंटीबायोटिक ली हुई है, उसका भी साइड इफेक्ट हुआ है। तो ऐसे पेशेंट में एंटीबायोटिक बंद की जाती है। ठीक है। ठीक है ना, तो उससे फिर 2 से 3 हफ्ते में ड्राई कफ बिल्कुल सेटल हो जाती है। ठीक है। और बच्चों के लिए भी यही सेम ट्रीटमेंट किया जाता है? ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया और बहुत ज़बरदस्त बात किया। और ये आजकल जो गले का इशू है ये मेजर हुआ हुआ है, इवन के अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मुझे भी लाइट सा इस तरह का इशू हुआ हुआ है। अपना ख्याल रखना सबसे बड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ़ केयर से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और हमारा मकसद यही होता है कि हम कुछ इस तरह का टॉपिक करें, जो इस तरह की बात करें जो आपके लिए भी वैल्यूएबल हो और आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ एक खुशगवार तब्दीली लेकर आए। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।